अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया इरफान और मेरे साथ मौजूद है यावर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में वो है डॉक्टर ताहिरा सादिक, जो कि एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? सादिया, हाउ आर यू? व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट के हवाले से ही है, यूज़ हार्ट नो हार्ट। तो डॉक्टर साहिबा, इस टर्म का मतलब क्या है, ज़रा आप हमें समझाइएगा। सादिया, यूज़ हार्ट टू नो हार्ट का मतलब ये, हार्ट इज़ बेसिकली अ सिंबल ऑफ लाइफ। जब तक दिल चलता रहता है तो इंसान चलता रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर दिल दूसरे दिल के बारे में जाने, हर दिल अपने बारे में जाने और अपने आप को मोटिवेट करें कि हमें हेल्थ डिजीज़ से अवेयरनेस करनी है, अपने लोगों में पहुंचानी है और बीमारियों से बचना है, टू लीड ए हेल्दी लाइफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो WHO के जो फिगर्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, दिल के अमराज के हवाले से, वो तो काफ़ी अलार्मिंग है। यानी उनके मुताबिक 2.5 लाख अफराद हर साल पाकिस्तान में मौत के मुंह में चले जाते हैं हार्ट की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। तो अब ये बताइएगा कि जो दिल के अमराज हम कहते हैं, एक तो दिल की बीमारियों की कितनी किस्में और उनकी अलामात क्या हैं? जी, दिल की बीमारियों को हम जो सबसे ज़्यादा लीडिंग किलर डिज़ीज़ है इनमें से वो है दौरा कल्ब या हार्ट अटैक और दिल की शरियानों में ब्लॉकेजेस। ये दिल की बीमारियों का तकरीबन 60 से 70% बनाते हैं। बाकी एशिया में दिल के वाल्व्स की बीमारियां, दिल के वाल्व का तंग होना या रूमेटिक हार्ट डिजीज़, ये भी एक बड़ा कॉमन मसला है। ख़वातीन में दिल के पट्टों का कमज़ोर हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो होता है। कोविड के बाद एक और चीज़ जो देखने में आ रही है वो है दिल के पट्टों का कमज़ोर हो जाना, जिसे कार्डियोमायोपैथीज़ कहते हैं। तो ऐसे दिल की बीमारियों को हम तकरीबन 4 अक़साम में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इनमें से हर डिज़ीज़ को जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हम बताएंगे कि क्या अलामात हैं। तो ये डॉक्टर साहब, जो CVDs हैं जिसको आप अक्सर डिस्कस करते हैं टेक्निकल टर्म, ये CVDs के हैं, ये भी दिल के अमराज हैं सारे? जी, CVD स्टैंड्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो जो हमारे दिल में खून आता है उसको हम, दिल बेसिकली एक पंप के तौर पे काम करता है और वो दिल उन शरियानों में पंप करता है। तो कार्डियो से मतलब है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ और वैस्कुलर का मतलब है दिल के अलावा जो जिस्म में बाकी शरियान हैं उनमें जो बीमारियां होती हैं उनको हम वैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। तो अमराज़ कल्ब के माहिर बेसिकली ना सिर्फ हार्ट बल्कि बाकी शरियानों के भी माहिर होते हैं। डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? मतलब ये हार्ट प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में या एशियाई ममालिक में यहाँ पे ज़्यादा है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है? सादिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अगर हम WHO का पूरा वर्ल्ड का डाटा देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 20 मिलियन अफराद हर साल मौत के मुंह में जाते हैं और नंबर 1 किलर डिजीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कहा गया है। और उसी तरह एशिया में भी ये डिज़ीज़ ऑन राइज़ है। वजह मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में या एशियन कंट्रीज़ में, चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इलिटरेसी, लैक ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल, और इसके साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ का कम होना, लोगों की रीच भी हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कम है। अवेयरनेस, इलिटरेसी, पॉवर्टी, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस के एशिया क्यों इनमें ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, मैंने एक WHO की रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें ये बताया गया कि जो दुनिया में जो 10 हाई बर्डन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दिल के अमराज ज़्यादा हैं, उनमें से बेशतर ममालिक का ताल्लुक तरक्की याफ्ता मुल्कों से, यानी चाइना हो गया, इसी तरह बाकी ममालिक हैं, तो यानी यूरोपियन यूनियन के भी ममालिक भी हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये देखें, उनके पास अगरचा हेल्थ के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं लेकिन एक वेस्टर्नाइज कल्चर में एक तो वेस्टर्न फूड प्लस लेवल ऑफ स्ट्रेस, वहाँ लोगों का अलोन रहना, जो सोशल उनकी सोसाइटीज़ हैं ना, दे आर डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट, डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चों में ब्रोकन फैमिलीज़, और उन तमाम फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस इज़ द लीडिंग कॉज। एंड डायबिटीज़ का इंसिडेंस डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा है। सो डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो डॉक्टर साहब, अक्सर हमें ये बताया जाता है मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से कि एक तो जो शुगर है वो वजह हो सकती है, दूसरा हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, ये भी एक रीज़न हो सकती है। क्या इस सदाकत है इसमें, यही बात है ऐसी? जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों का चोली दामन का साथ है। एक हो तो दूसरे के होने के इम्कानात रहते हैं और दोनों मिल के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इंसिडेंस अगर वैसे 50 साल की उम्र में होना था और ये दोनों चीज़ें पहले पैदा हो गई हैं तो वो जल्दी हो जाता है। 40 साल की उम्र में भी इस वजह से हम हार्ट अटैक देख रहे हैं।
तो हेल्दी फूड जो है अगर वो आपका ना हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो, ये भी एक कॉज होती है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और यंगस्टर्स में जब आप देखते हैं ना हार्ट डिजीजेज यंग लोगों में, तो उनमें बहुत बड़ी वजह स्मोकिंग, बर्गर, पिज़्ज़ाज, जंक फूड, बिल्कुल जंक मील, यूज़ ऑफ डिवाइसेस लीड्स टू इनएक्टिविटी। आप जब चलते नहीं हैं, बहुत इंडोर रहते हैं, सिटिंग टाइम ज़्यादा है, तो इट विल लीड टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज। तो इसमें तंबाकू नोशी, अल्कोहल, ये भी एक फैक्टर हो सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगेन, जैसे आजकल बच्चे समझते हैं वेप बहुत अच्छी चीज़ है, इट्स अ सिंबल ऑफ ग्लैमर। आई हैव सीन बहुत से आर्टिस्ट भी दे आर यूजिंग इट। उसके भी उतने ही नुकसान हैं एटलीस्ट हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें हार्मफुल मटेरियल तो कम हो गया, लेकिन द मेन थिंग निकोटीन इज देयर, बिल्कुल, एंड इट कैन डायरेक्टली लीड्स टू इंक्रीज हार्ट रेट, मसल हार्ट के वीक कर सकती है। सो जो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह एलिमेंट है वो वेप में भी मौजूद है। एक चीज और ये है कि अगर पेरेंट्स को हो, ये इनहेरिटेड भी होती है? जी, देयर आर सम फैमिलीज जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है और ये फैमिलीज में रन करती है। एग्जैक्टली। सो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयर। तो इसमें डॉक्टर साहब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी बर्थ में डिसऑर्डर हो तो वो लीड करते हैं आपको हार्ट के मसाइल की तरफ ले जाते हैं? बाय बर्थ डिसऑर्डर्स बेसिकली वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज, यानी पैदाइशी। इनमें बीमारियां मुख्तलिफ हैं, जैसे दिल में सुराख होना, दिल के पट्टों की कमज़ोरी होना, और कभी कभी दिल की जो मेन वेसल्स हैं उनके कनेक्शंस ठीक नहीं होते। तो ये वो बीमारियां हैं जिनमें बच्चा पैदाइशी तौर पे नीला हो सकता है, उसको सांस की तकलीफ हो सकती है, या दिल में सुराख हो तो कई दफ़ा बच्चों को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब यही सवाल था, ये दिल में सुराख के वाले से अक्सर कहा जाता है कि बाज़ दफ़ा जो बैक्टीरिया या जो इन्फेक्शन होते हैं बच्चों को, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट अब वक्त पे ना करें तो वो दिल के सुराख की तरफ वो चीज़ चली जाती है। सच है इसमें सदाकत है? इसमें सदाकत इस तरह से नहीं है कि दिल में सुराख, थोड़ा सा वाइस वर्सा है कि दिल में सुराख तो पैदाइशी तौर पे है, लेकिन ये बच्चे चूंकि इनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ये प्रोन होते हैं हार्ट के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें इस हद तक सदाकत ज़रूर है। यानी क्या कहा जाता है कि टॉन्सिल्स वगैरह अगर उनको हो जाते हैं या वैसे उनका गला ख़राब होता है तो उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जब नहीं करते तो उसकी वजह से इन्फेक्शन वो इंक्रीज़ होता रहता है। जी, ये जो आपका सवाल है ना यावर पे, ये बेसिकली है रूमेटिक हार्ट डिजीज, इसको हम कहते हैं। ये ख़ास तरह का बैक्टीरिया है जो कि एशियन कंट्रीज़ में कॉमन है। हमारे अभी भी अंडर डेवलप्ड एरियाज़ जितने हैं पाकिस्तान में, वहाँ ये बीमारी बहुत कॉमन है। इसमें बच्चे मुतासर होते हैं ज़्यादा? जी, बच्चों में जब टॉन्सिल्स हो या रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन उन्हें हो रहे हो तो वो बैक्टीरिया हार्ट के वाल्व्स पे इफेक्ट कर सकता है, और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो वाल्व दिल के तंग होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे लंग्स पे भी असर पड़ रहा होता है, बिल्कुल सांस फूलना शुरू हो जाता है। अक्सर हम छोटे होते थे तो कहा जाता था कि उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं आई थी दिल के अमराज के हवाले से, तो कहा जाता था कि जिन बच्चों में दिल का सुराख है तो उनका इलाज जो है वो नहीं हो सकता, लाइलाज मर्ज है। अभी क्या सूरत हाल है, क्या इलाज मुमकिन है? जी बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, और जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं आजकल अच्छे हॉस्पिटल्स में फ़ौरन उन्हें पीडियाट्रिशियन देखता है और उनके हार्ट को सुनता है। अगर उसमें उससे कोई अबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है तो उसी वक्त बच्चे का एको किया जाता है। उस पर जितनी कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हैं एको पर वो डायग्नोस इमीडिएटली हो जाती हैं, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि उस बच्चे का हार्ट का सुराख जो है वो छोटा है या बड़ा है, उसकी फौरी तौर पे सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी के अलावा परकुटेनियस थेरेपीज़ या कैथेटर बेस्ड थेरेपीज़ भी हैं अब तो, जिनके ज़रिए यूँ समझ लें कि एंजियोग्राफी के लिए भी किसी एज में भी उसकी सर्जरी हो सकती है? जी, डिपेंड करता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें फौरी तौर पे इमीडिएटली विद इन 1 ईयर और 2 ईयर करना चाहिए, और कुछ ऐसी हैं जिनमें आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एज उनको बंद कर देना। तो डॉक्टर साहिबा, कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी पता चलता है अगर हार्ट की एब्नॉर्मैलिटीज़ हो तो पैदाइश से पहले भी मुमकिन है उसका इलाज? एंटीनेटल, इनको हम कहते हैं कि एंटीनेटल एकोज लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में उन ख़वातीन को हम एडवाइस करते हैं जिनके यहाँ फैमिलियल टेंडेंसी हो या जिनका एक बेबी पहले हो और उसको कोई ऐसा मसला था। जी बिल्कुल, तो ऐसे पेशेंट्स के हम स्क्रीनिंग करते हैं, और ताकि हमें बिफोर बर्थ हम अलर्ट हो जाएं कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है इसमें किस किस्म की दिल की बीमारी या दिल में सुराख कितना बड़ा है, और उसको फौरी तौर पे हम अपना सेटअप तैयार रखते हैं। हाँ, उस बच्चे की बिल्कुल एड्रेस कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सिम्टम्स हैं यानी दिल के अमराज हैं, यानी कहा जाता है कि हार्ट अटैक है या अंजाइना का दर्द हम कहते हैं,
तो इसके सिम्टम्स क्या हैं इसके, या हर वो दर्द जो चेस्ट पे हो या आपके बाजू में हो वो हार्ट अटैक हो सकता है? इसके सिम्टम्स बेसिकली इसमें 3 बातें होनी चाहिए। एक तो ये कि इसकी लोकेशन सीने पे होता है, फ्रंट ऑफ द चेस्ट, लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट, और ये जा सकता है दोनों बाजुओं में, कभी कभी लेफ़्ट आर्म में, जॉ की तरफ जा सकता है और जबड़े की तरफ जा सकता है। तो ये हो, बैक में भी हो सकता है, बैक पेन भी हो सकता है। यस, देयर आर टाइम्स जब आपको एपिगैस्ट्रियम यानी मिदे का दर्द महसूस होता है और वो बैक की तरफ आपको लग रहा होता है कि वो जा रहा है, या लेकिन साथ इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये कि ये एक्सर्शन पे बढ़ता है। ठीक है, दर्द तो वरना कई दफ़ा मैदे का भी होता है, लेकिन हाँ अपर एब्डोमेन में भी होता है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होता है एंजाइना है या नहीं। तो हम उसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अगर मरीज़ को चलने पे ये दर्द बढ़ रहा है, या खाना खाया और उसने उसके बाद ये दर्द बढ़ना शुरू हो गया, साथ पसीने आ रहे हैं, तो ये दर्द हो सकता है। और उसने रेस्ट किया है या मैदा खाली हुआ है तो वो बेहतर हो गया है। तो येस, इट कैन बी एंजाइना। ठीक है, तो ये कितने दौरानिया इसका रहता है, कुछ मिनट्स में आमतौर पे डिपेंडिंग के, अगर तो पेशेंट कई दफ़े ऐसा होता है कि चलते हैं, दर्द बढ़ता है तो वो बैठ जाते हैं, जब बैठ जाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। 5 से 15 मिनट तक हो सकता है। अगर दौरानिया मुस्तकिल हो तो बेसिकली वो हार्ट अटैक हो रहा होता है। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए उसमें? ऐसी सूरत में अगर घर में हम एक पेशेंट्स को बताते हैं कि इमरजेंसी किट हर घर में अवेलेबल होनी चाहिए। इमरजेंसी किट में एक डिस्प्रिन की टैबलेट, एक एंजासिड की टैबलेट और एक पैच आता है, डेपोनेंट पैच, वो मौजूद होना चाहिए। फौरी तौर पे आप डिस्प्रिन पानी में डिसॉल्व करके ले लें। ब्लड थिनर होता है ना, जी, बेसिकली ब्लड थिनर खून को जो थिन खून करता है। गाढ़ा होकर उसने आर्टरी को क्लॉट किया है, वो आर्टरी खुल जाती है जब आप डिस्प्रिन लेते हैं। लेकिन ये वक्ती इलाज है, ये वक्ती इलाज है, आपको फौरी तौर पे इमरजेंसी पहुंचना होगा, ईसीजी करवानी होगी ताकि तो देखा जा सके। ये हम अक्सर डॉक्टर साहब बताते रहते हैं कि जो हार्ट अटैक है आमतौर पर अर्ली मॉर्निंग होते हैं, 4 से लेकर 9-10 के दरमियान। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी ये बिल्कुल ठीक बात है। अर्ली से मुराद 3 बजे से 4 बजे जो मैक्सिमम हमें बीइंग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट उठ के घर से जाना पड़ता है कि जी अचानक कॉल आती है कि हार्ट अटैक का पेशेंट। इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स फजर का टाइम 3 to 5, 3 to 6। उसकी वजह यह है कि जिस्म का एक सर्केडियन रिदम है, उस वक्त जितने जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, वही हार्मोन्स नॉर्मल बॉडी में दैट इज़ द टाइम जब वो रिलीज होते हैं, कैटेकोलामिन्स, एग्जैक्टली आपके मेटाबॉलिज्म का वक्त। तो इसलिए हम इस्लाम में ये जो वक्त है ना, उसको तहज्जुद का टाइम कहा जाता है कि आप उठे, नमाज पढ़ें, थोड़ी एक्टिविटी करें, तो इट्स मोर गुड फॉर यू। ये बताइए कि मेन और वुमेन में हार्ट डिजीजेस क्या डिफरेंट होती हैं? सादिया, देयर आर सम डिजीज़ेस जो इन पर्टिकुलर फीमेल पेशेंट्स में होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्ट डिजीज़ेस, और इसी तरह स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्ट डिजीज़ेस ख़वातीन में ज़्यादा अब देखने को मिलती हैं। रेस्ट जो हार्ट अटैक आप सुनते हैं वो मेन एंड वुमेन दोनों में सेम है। ठीक है, रीज़न डिफरेंट होती है बस? रीज़न ज़रा सी डिफरेंट आप कह सकते हैं कि ख़वातीन में थोड़ी सी प्रोटेक्शन होती है ड्यू टू एस्ट्रोजेंस प्री मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद इंसिडेंस इज़ इक्वल इन बोथ द जेंडर्स। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट भी फिर जो है वो सेम ही होएगा? इनका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन हार्ट अटैक रिलेटेड हैं तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट दोनों को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फीमेल्स में इट इज़ मोर डिफरेंट एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ब्लड थिनर देना होता है तो हमें देखना पड़ता है यंग फीमेल पेशेंट्स को उनकी आयरन स्टडीज़ करके कि उनको खून की कमी ना हो फीमेल पेशेंट्स में, वरना खून की कमी होने के बहुत चांसेस होते हैं। HB लेवल वैसे भी खवातीन का हमेशा ही कम रहता है, तो यू अंडरस्टैंड कि वो खवातीन में एक और चीज़ है कि खून की कमी से भी एंजाइना हो रहा होता है। हीट स्ट्रोक या ब्लड क्लॉटिंग होती है आमतौर पर हमारे लेग्स में हो जाती है, और फिर ये भी क्या दिल के अमराज से रिलेटेड कोई मर्ज़ है या उससे हटके है? इसको जैसे मैंने पहले बताया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में ये वैस्कुलर डिजीज़ का एक पार्ट है जिसमें खून के शरियानों में खून जमने का इंसिडेंस ज़्यादा होता है। तो ये भी अगेन कुछ फैमिली से रिलेटेड है कि कुछ फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है। प्लस मैंने देखा है कि वो यंग पेशेंट्स जिनका यूरिक एसिड हाई हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, उनमें ये टेंडेंसी बढ़ जाती है। स्मोकर्स में अगेन खून की शरियानों में ब्लड क्लॉटिंग का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो स्मोकर्स में यंग पेशेंट्स को भी गैंग्रीन या अल्सर बन जाते हैं। गैंग्रीन जी बिल्कुल, गैंग्रीन भी हो सकती है। गैंग्रीन क्या होती है? गैंग्रीन जब आपने देखा होगा कि जैसे डायबिटिक पेशेंट्स को अल्सरेशंस होती हैं, अल्सर के बाद वो जगह बिल्कुल ब्लैक होके स्लफ ऑफ हो जाती है, ख़त्म हो सकता है, झड़ सकता है। जो हमारी पोरे हैं उंगलियों की, ये तो फ्रॉस्ट बाइट टाइप की चीज़ है। इट्स काइंड ऑफ फ्रॉस्ट बाइट। देखें उसमें सिर्फ इटियोलॉजी फ़र्क है, यानी उसमें वजह एक्सेसिव कोल्ड है। exactly. यहाँ वजह खून की छोटी शरियानों में खून का जमना है।
लेकिन अच्छा, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है तो वो फिर छोटी शरीयानों में चूंकि खून जमता है। के हवाले से एक चीज़ मशहूर है कि वो मूव करता है या दिल तक पहुंच जाता है या दिमाग तक पहुंच जाता है तो उससे मौत वाक़ई हो जाती है। इसमें क्या सदाकत है, क्या मेडिकली क्या इसमें क्या? अच्छा, उसमें होता ये कि चूँकि तमाम शरीयानें कनेक्टेड हैं हार्ट से, तो अगर आपकी पाँव की वेन्स में खून जमता है तो वो खून का काम है कि वो ट्रैवल करके हार्ट में आएगा, हार्ट का काम है आगे से पंप करेगा। अब वो पंप किया वो ब्लड ब्रेन में भी जाना है, आपके आर्म्स में भी जाना है, फुट में भी जाना है, तो वो क्लॉट वाकई ही कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। अगर वेन में जमता है पाँव में तो वहाँ से वो ट्रैवल करके हार्ट के थ्रू लंग की आर्टरीज में जा सकता है एंड इट कैन लीड टू डेथ। इट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अच्छा, ये प्रेगनेंसी में बड़ा कॉमन है। शादी ख़वातीन में अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेन में खून जम जाए तो वी हैव टू गिव देम रीज़न क्या है डॉक्टर साहब, क्यों जमता है, रीज़न क्या है? इसलिए कि प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल लेवल्स हैं वो बहुत हाई होते हैं, बॉडी की चेंजेस हो रही होती हैं और उन हार्मोन्स की वजह से खून के गाढ़े होने का और जमने का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ब्लड थिनर भी उसमें नहीं दे सकते। हाँ। क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो उससे उसको इशू हो सकता है, डैमेज हो सकती है। दैट इज ए वेरी पोटेंशियली चैलेंजिंग जॉब, बट वी हैव टू गिव ब्लड थिनर्स और साथ साथ हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि खून की अगर कमी हो रही है तो उसको भी पूरा करते जाते हैं साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो हम अक्सर सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है कि इसकी शरियाने बंद हैं, दिल की शरियाने, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि दिल के शरियानों के अंदर ब्लड क्लॉट आया, अगर एक्यूट हार्ट अटैक की सूरत में तो ये होता है कि एक दिन अचानक खून जम गया और वो आर्टरी बंद हो गई। लेकिन जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो रहा होता है या स्टेबल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ इसको हम कहते हैं, उसमें यह है कि वक्त के साथ साथ एजिंग प्रोसेस के साथ शरियानों में कैल्शियम जम रहा होता है, उस पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा होता है और फिर अगर अचानक किसी दिन बदपरहेज़ी की तो वो जो तंगी पहले ही 6 से 60% मौजूद थी वो मज़ीद उस दिन बढ़ के और 100% ब्लॉक हो गई। तो फिर उसमें क्या करते हैं आप लोग? अच्छा, हार्ट अटैक के पेशेंट्स जब भी इमरजेंसी में पहुंचते हैं तो एक तो फौरी तौर पे हम उन्हें खाने के लिए ब्लड थिनर टैबलेट्स देते हैं, ब्लड थिनर इंजेक्शन दिया जाता है एंड देन इस दौर में डेवलप्ड ट्रीटमेंट ये है कि फौरी तौर पे उनको कैथ लैब लेके जाया जाए, उनकी एंजियोग्राफी करें और जो आर्टरी बंद हुई है उसको खोल दें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो एक्यूट हार्ट अटैक के पेशेंट यंग पेशेंट्स हैं उनमें जो ड्रग कोटेड बलून्स हैं, we have some very good treatment options for them. There are some catheters जिनसे हम वो blood clot aspire कर लेते हैं। जी बिल्कुल, एंजियोप्लास्टी में भी देखें एक तो तरीका ये है कि एंजियोप्लास्टी में बैलून जी एंजियोप्लास्टी में हम पहले तो वो खून का जमा हुआ टुकड़ा निकालते हैं, फिर देखते हैं वेसल्स की क्या हालत है। ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ जिसको हार्ट अटैक हो रहा है उसको स्टेंट ही डाला जाए, कई दफ़ा ड्रग कोटेड बलून से भी ट्रीटमेंट की जा सकती है। एंजियोप्लास्टी और स्टंट एक चीज़ है या फ़र्क है उसमें? एक चीज़ है, स्टेंट डालने को एंजियोप्लास्टी। लेकिन कहते हैं कि स्टंट डालने के बाद समटाइम जहाँ पे स्टंट डाला होता है वहाँ पे भी खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है। अब देखें ये तो साथ ही डिपेंड करता है। स्टेंट तो तकरीबन 4 हफ्ते बाद आपकी शरीयान का हिस्सा बन जाता है। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी स्टेंट हमारा हिल तो नहीं जाएगा, तो स्टेंट बहुत बारीक सी मेटल मैश होती है, उसके ऊपर झिल्ली आ जाती है। ठीक है, उसके ऊपर झिल्ली आएगी, अब वो आपकी शरीयान का हिस्सा बन गया। ये इट्स जस्ट आफ्टर 4 वीक्स। स्टंट के हवाले से काफ़ी सवालात है। एक तो ये कि स्टंट की जो क्वालिटी है ये भी मैटर करती है कि आप किस क्वालिटी का आप स्टंट डाल रहे हैं। एक दूसरा ये कि क्या स्टंट जो है वो उसकी एक मियाद होती है या उसकी एक टाइम होता है, उस वक्त तक वो इस्तेमाल किया जा सकता है, या वो लाइफ टाइम वो एक स्टंट काफ़ी होता है आपके लिए। और तीसरा ये कि स्टंट डालने के बाद मरीज़ कितने अरसे में रिकवर होकर नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, यानी नमाज पढ़ सकता है, स्पोर्ट्स कर सकता है, बाकी घर की एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल, स्टेंट की क्वालिटीज़ होती हैं। पहले कुछ ऐसे स्टेंट्स आते थे जिनको हम बेयर मेटल स्टेंट कहते थे, उनमें सिर्फ अकेला स्टेंट या एक मेटल का बारीक सा जाली का नेटवर्क होता था। अब जो स्टेंट्स आते हैं दे आर कॉल्ड ड्रग कोटेड स्टेंट्स। उनमें दवाइयाँ ऐसी लगी होती हैं कि एक तो वो शरीयान का हिस्सा जल्दी बन जाते हैं और उनमें खून जमने की या दोबारा शरीयान तंग होने की वो दवाई हेल्प करती है कि दोबारा ब्लॉकेज अर्ली ना हो, इस हिस्से में एटलीस्ट दोबारा। ये मुस्तकिल हल है उसका? जी बिल्कुल, उसका ये एक मुस्तकिल हल है, लेकिन आपके देखें ना हर बीमारी में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप स्टेंट डलवाने के बाद भी स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हाँ, तो वो देखें आप स्टेंट तो आपकी आर्टरी का हिस्सा बन गया। दोबारा अगर उस आर्टरी में ब्लॉकेज और जगहों पर भी हो रहा है तो उस हिस्से में भी दोबारा शुरू हो सकता है। मैडम लाइफ नॉर्मल हो जाती है या
आफ्टर 4 वीक्स आप ड्राइव भी कर सकते हैं, बाइक पे भी राइड कर सकते हैं। लेकिन मैं हैवी एक्सरसाइज का थोड़ा सा वो होता है। पहले 4 हफ्ते में अगर एक्यूट हार्ट अटैक हुआ हो तो पहले 4 हफ्ते में हम स्टर्नस एक्सरसाइज मना करते हैं। ना सिर्फ ये चीज़ पोस्ट टेंटिंग हम मना करते हैं, बल्कि ये जो आजकल नौजवानों में जिम और स्टर्नस एक्सरसाइज का क्रेज है ना, मैं हमेशा समझाती हूँ कि डू इट ग्रेजुअली। ये ना हो कि एक दिन अचानक आपने सोचा और जिम गए और हैवी वेट लिफ्टिंग की, इट कैन आल्सो लीड टू एन हार्ट अटैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एंजियोप्लास्टी और बाईपास, इसमें क्या फ़र्क है? एंजियोप्लास्टी इज़ ओपनिंग अप द आर्टरीज या शरियानों को खोलना थ्रू स्टेंट्स है, और बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी है। ओपन हार्ट सर्जरी ये किस कंडीशन में की जाती है, कब ज़रूरत पेश आती है इसकी? ऐसे पेशेंट्स जिनको शुगर हो या स्मोकर हों और शरियानों की हालत बहुत ख़राब, जब हम समझते हैं कि तीनों शरियानों में ब्लॉकेज है और शरियानें ऐसी नहीं है कि उनमें स्टेंट डाले जा सके, देन वन शुड गो फॉर बाईपास। तीनों शरियानें जब बंद हों दिल की, तब करना चाहिए। उसमें जो हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है जी, वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांट ये है, जैसे हमारे लोग अक्सर औकात दे नो अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, कि जब एक ऑर्गन बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत डैमेज हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करके किसी डोनर से बाहर से आप लेके एक हार्ट लगा देते हैं उस हार्ट की जगह। ये भी पाकिस्तान में हो रहे हैं प्रोसीजर्स? पाकिस्तान में अभी तक अनफॉर्चुनेटली हार्ट ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं है। चाइना, इंडिया, बहुत सारे जो हमारे करीब की नेशंस हैं, दे आर डूइंग इट, और वी नीड टू डेवलप ए प्रोग्राम, एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंकिंग अबाउट दिस। यस। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपके पास रिसेंट अगर कोई ऐसा पेशेंट आया जो बहुत कम एज का और उसको हार्ट प्रॉब्लम हो? हाँ सादिया, अभी रिसेंटली एक पेशेंट, एक यंग पेशेंट जिसके लिए मैं ख़ुद बड़ी परेशान हुई थी। ही वाज जस्ट 25 years of age and he drove all the way from Karachi to Islamabad and he was going toward northern areas. Luckily he stayed here just to have some rest, and during that stay, yes, after such a long drive, he ate junk food, and in middle of the night he developed severe chest pain. He was close to my hospital and he was brought in emergency, and he was having a massive heart attack at imagine at age of 30 years. तो हमने उसकी फिर एंजियोग्राफी की, और अनफॉर्चुनेटली दिल का जो 70% हिस्सा सप्लाई करती है वो आर्टरी ब्लॉक थी उसकी। तो हमने फिर उसका वो ब्लड क्लॉट रिमूव किया और उसको स्टेंट डाला, और उसकी वाइफ और 2 छोटे छोटे बच्चे उसके साथ थे, एंड यू नो इट वाज सच ए सेंसिटिव सीन एंड सच ए पेनफुल सीन। वो पैसे जो वो वेकेशंस पे खर्च करने बेचारा आया हुआ था, हाँ, वो इस अपने इलाज पे खर्च करना पड़ा। तो अब इसमें रीज़न क्या थी? इसमें रीज़न ये थी कि ही वाज ए स्मोकर ड्यूरिंग सच ए लॉन्ग ड्राइव, ही कंटिन्यूड स्मोकिंग, और अचानक एक हैवी मील लेके ही स्लेप्ट। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक और मैसेज भी मेरे ख्याल में है कि अगर हार्ट अटैक किसी को आता है, अगर वो फ़ौरन अस्पताल एडमिट होता है या किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से अगर रुजू करता है, तो उसकी रिकवरी के 100% चांस हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो सबसे अच्छी रिवॉर्डिंग बात है ना, वो यही है कि वो ही वॉज क्लोज टू द हॉस्पिटल, और जब ये प्रोसीजर के बाद हमने उसकी एको की तो माशाल्लाह हिज हार्ट वॉज सेव्ड, उसका हार्ट का फंक्शन रिस्टोर हो गया। डॉक्टर साहब, अगर किसी को इस तरह की निशानियाँ संभल हों, उसमें अलामात ऐसे हों जिसमें लग रहा हो कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? यानी अस्पताल जाना चाहिए या घर में उसको कुछ करना चाहिए? घर पे वो डिस्प्रिन की टैबलेट ले सकते हैं, डिस्प्रिन की टैबलेट लें एंड देन सीक द मेडिकल एडवाइस इमीडिएटली। अगर स्मोकर हैं तो स्मोकिंग आप ना करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि इर्द गिर्द कोई नहीं है तो स्टार्ट कफिंग। कफ करने से समटाइम्स यू नो ब्लड क्लॉट कैन मूव अराउंड और फिर शायद सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। जी, जो स्पैज़म हुआ है वो बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो एहतियात है, जो दिल के मरीज़ नहीं है, कन्फर्म सारे उनके टेस्ट नॉर्मल है, उनके लिए एहतियात मुख्तलिफ़ किस्म की है, और जो दिल के मरीज़ हैं और रिकवर हो चुके हैं उनके लिए एहतियात मुख्तलिफ़ किस्म की है? नहीं, एहतियात सबके लिए एक है, लेकिन वो जो मरीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा है। दे नीड टू बी मोर केयरफुल। उनमें तो डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो उनको ख्याल करने की ज़रूरत है। और डे बाय डे मेरे ख्याल में ये मर्ज बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा, तो हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। दूसरा सादिया, जो इनएक्टिविटी है ना, हमें सबको प्रमोट ये करना चाहिए कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ है जो हमारे माशरे में एक अलमी हम उसको कह सकते हैं कि घर का मर्द या बच्चे तो वॉक करने भी चले जाते हैं, जिम भी चले जाते हैं, जो घर की खातून होती है वो घर में बैठती है, तो वो क्या आप समझते हैं कि वो एक चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट है उसकी सेहत के लिए, बिलखसूस दिल के हवाले से?
हाँ जी बिल्कुल, जब ख़वातीन पेशेंट हमारे पास आते हैं ना तो वो कहते हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि मैडम आप वॉक करें, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन थल्ले उतरे सीढ़ियाँ भी हाँ, चढ़ती हूँ, घर के कामों में पूरा दिन मेरा गुजर जाता है, तो वो मेरी तो वॉक हो जाती है। मैं उन्हें फिर ये समझाती हूँ कि वॉक का मतलब ये है कि आप एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट में जब अपने लिए निकलेंगे, अपने लिए, तो वो हार्मोन का लेवल भी डिफरेंट है। एग्जैक्टली, वो जो आप घर में भाग दौड़ कर रहे हैं वो एक और एक्टिविटी है, एक्सरसाइज नहीं है। दैट इज नॉट एक्सरसाइज। डॉक्टर साहब आपने मुझे भी एक बात ये बताई थी कि जितनी एज हो उस हिसाब से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब अगर आप 20 हैं तो 20 मिनट्स की वॉक करनी चाहिए, 30 इयर्स के हैं 30 इयर्स की, तो ये इज इट ट्रू? बिल्कुल, जैसे हमारे पेशेंट्स के साथ हमें वी हैव टू बार्गेन देम, ठीक है, तो रिकमेंडेड इंटरनेशनली ये है कि एटलीस्ट आप अपनी एज ग्रुप के हिसाब से वॉक करें। यंग पेशेंट्स को चूंकि कम रिस्क होता है, तो अगर 20 इयर्स में आप 20 मिनट की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वॉक करें, तो दैट्स फाइन जी। अगर आप 40 इयर्स के हो गए तो 40 मिनट्स एटलीस्ट वॉक करें जी, ज़रूर करें। अगर आपको कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो भी अपनी एज रिलेटेड आप एक्सरसाइज या वॉक जरूर करें। मतलब ये आपने पेशेंट्स की आसानी के लिए एक टेबल आपने इसमें कर दी है, इतना तो करें। इतना तो करें। एक्सरसाइज वॉक के अलावा जो हम खाते हैं, घर में खुराक खाते हैं, यानी उसमें हम क्या चीज़ लेनी चाहिए? सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, दालों का इस्तेमाल करना चाहिए, या गोश्त का इस्तेमाल में ज़्यादा करना चाहिए? क्या बेहतर है इसमें? एक बैलेंस मेडिटेरेनियन डाइट का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेफिनेटली उनका इंक्रीज़ करें अपने डाइट में, मेजर पोर्शन आप वो इस्तेमाल करें। फिर प्रोटीन डाइट के लिए आप एग्स यूज़ कर सकते हैं, फ़िश लें। फ़िश हमारी डाइट में बड़ी कम है ना, प्रोटीन तो होगा, फैट्स कम होंगे। फैट्स कम लें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना लें, लेकिन बहुत कम लें, और सैचुरेटेड फैट ना लें। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी क्वान्टिटी कम करें, ठीक है। तो वो आप अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं। नट्स को नमक का इस्तेमाल भी कम, नमक का इस्तेमाल जितना कम उतना बेहतर। हमारे यहाँ वो जो एडिशनल सॉल्ट डाल के खाने की आदत है ना, दैट इज नॉट गुड। तो मतलब मैंने भी यही सुना है कि चीनी, नमक और घी जी अपनी लाइफ से अगर ये जितना कम करेंगे आपकी हेल्थ इतनी ही अच्छी, द मोर लेस द मोर गुड। जितना इन्हें कम करेंगे तीनों चीज़ों को उतना अच्छा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, आपने देखा डॉक्टर साहिबा ने हमें बहुत सी मुफीद चीज़ें बताई हैं, और अपनी हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और दिल के दौरे और दिल के अमराज से कैसे बचा जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।